तो स्वागत है आप सभी का सोनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मुगल साम्राज्य के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने अकबर से जुड़े सही प्रश्नों को करा दिया हूँ। ठीक है, तो यदि आप वो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। ये मुगल साम्राज्य का पार्ट 2 है, यानी दूसरा वीडियो है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसी क्वेश्चन को मैं लाया हूँ, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। यदि आपको पढ़ना नहीं है तो आप लोग नोट ज़रूर बना लीजिएगा। आप लोग PDF भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा वो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इटिवृत्त क्या है। ठीक है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो उत्तर है इटिवृत्त, जिसे क्रॉनिकल भी कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, शासकों ने शासकों ने अपने दरबार में निवास करने वाले इतिहासकारों के द्वारा, है ना, इतिहासकारों के द्वारा अपने जीवन चरित्र या वंश परंपरा को लिखवाने की पद्धति शुरू किया, उसे ही इटिवृत्ति या इटिवृत्त कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। मुगल शासकों ने क्या किया कि अपने दरबार में जो भी इतिहासकार रहते थे या लेखक रहते थे, उनसे अपने जीवन चरित्र या वंश के परंपरा नियम कानून को लिखवाने की पद्धति शुरू किया, उसे ही क्या कहते हैं, इटिवृत्त कहते हैं। ठीक है, चलिए, भारत में यह परंपरा मुगल वंश के शासकों ने शुरू किया था, तथा इस परंपरा की शुरुआत विश्व में सर्वप्रथम चीन के शासकों ने किया था। चलिए, तो ये क्वेश्चन को आप समझे होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, है ना। मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। ठीक है, देखिए, मुगल काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, जो कि अकबर ने बंटवाया था टोडरमल की सहायता से। आप लोग देख सकते हैं। तो इस 4 प्रकार में जो पहला जो प्रकार है हमारा पोजल भूमि, क्या है, पोजल भूमि। दूसरा है पर्ती भूमि। तीसरा है चच्चर भूमि। चौथा है बंजर भूमि। देखिए, पोजल भूमि जो होता था ना, ये सबसे उपजाऊ होता था। देखिए, पोजल भूमि सबसे अधिक उपजाऊ होता था, यानी हर साल खेती होती थी और इस पर टैक्स भी ज़्यादा था। ठीक है, और पर्ती भूमि की बात करें तो इस भूमि पर 1 साल के अंतराल पर खेती होती थी। और चच्चर भूमि, इस भूमि पर 4 साल के अंतराल पर खेती होती थी। अब बंजर भूमि, यानी इस भूमि पर खेती नहीं होती थी, बंजर रहता था। और जब खेती नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं लिया जाता था। इस तरह से आपसे पूछेगा कि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, ना 4 भागों में। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है पोजल पर्ती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, किंतु आप लोगों के लिए देखिए जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो समझ लीजिएगा। आप लोग याद ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, विश्व के 7 आश्चर्यों यानी अजूबा के नाम लिखे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पिछले बार भी पूछा था शायद। हाँ, पिछले बार नहीं, 21 में पूछा था। ठीक है, यानी 21 वाले के एग्ज़ाम में पूछा था। ठीक है, तो 22 में नहीं पूछा, तो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना पूरा है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखे। तो देखिए, पहला है ताजमहल। ठीक है, जो हमारे भारत में ही है। दूसरा देखिए चिचेन इट्जा, है ना, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, और कोलोसियम, चीन की विशाल दीवार, और मांचू पिचू और पेट्रा। ठीक है, ये 7 के सिर्फ आपसे नाम पूछा जाएगा। ठीक है, या ऐसे पूछेगा किन्हीं 4 विश्व के 7 अजूबों में से किन्हीं 4 का नाम लिखे, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, आइन ए दहसाला क्या है। देखिए, आइन ए दहसाला मुगल बादशाह अकबर के द्वारा अपनी वित्त मंत्री टोडरमल के सलाह पर प्रारंभ की गई एक लगान की व्यवस्था थी। क्या थी, एक कर की व्यवस्था थी। ठीक है, राजस्व वसूलने की व्यवस्था थी। कौन, आइन ए दहसाला। ठीक है, चलिए, इस व्यवस्था में समस्त भूमि को नापकर उपज के आधार पर लगान तय किया गया था। यानी जितना उपज होगा उतना आपको टैक्स देना होगा। यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, अतः इसे 10 साला व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत 1573 में गुजरात से तथा संपूर्ण समाज में
1579 से 80 ईस्वी में लागू किया गया था। तो आईन 10 साल क्या है कि एक कर व्यवस्था है जो टोडरमल यानी अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल के मतलब सहायता से अकबर ने लगाया था। ठीक है, इसमें भूमि को नाप कर लिया गया और ये तय कर लिया गया कि कौन भूमि कितनी उपजाऊ है। ठीक है, उस हिसाब से 10 वर्षों तक इस पे मतलब टैक्स लिया जाता था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों के नाम लिखे। आप लोग को पता ही होगा यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के नवरत्नों के नाम लिखे। कि नवरत्न में आपसे अकबर के नवरत्न पूछा जाएगा या चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नवरत्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अकबर के नवरत्न निम्नलिखित है। देखिए पहला कौन सा है, बीरबल, है ना। बीरबल जो राजपूत था उसका नाम क्या था, महेश दास। क्या नाम था, मूल नाम क्या था, महेश दास। इसको जो अकबर है बीरबल को कवि प्रिय कहते थे। क्या कहते थे, कवि प्रिय। तो ऐसा पूछा जाए कि कवि प्रिय किसको कहते थे, तो बीरबल को। दूसरा तानसेन। तानसेन संगीतकार थे। क्या थे, संगीतकार। संगीत मतलब गाना उना गाते थे। टोडरमल वित्त मंत्री थे। ठीक है। मान सिंह सेनापति थे। ठीक है, हल्दी घाटी की युद्ध आप लोगों को याद ही होगा। अबुल फजल को कौन भूल सकता है, इन्होंने अकबरनामा की रचना किया है। ठीक है, यानी आईन अकबरी की। एक विद्वान थे, लेखक थे। फैजी कवि थे, अनुवादक थे। ठीक है, और अगला कौन है, अब्दुल रहीम खाना, ये संपादक थे। ठीक है, एडिटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अमुल्ला दो प्याजा बावर्ची थे, खाना वाना बनाने का काम इसी के अंदर में होता था। हकीम हुकाम ये पाठशाला प्रधान थे। ठीक है, तो इस तरह से अकबर के नवरत्न हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ताजमहल पे टिप्पणी लिखे। आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ताजमहल तो बच्चा बच्चा को पता है। देखिए ताजमहल मुमताज़ और शाहजहाँ के मकबरा है जो उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण शाहजहाँ के चार बाग शैली में कराया गया। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था जिसका हाथ कटवा दिया गया। ठीक है ना। इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यह संसार के 7 अजूबा में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, 7 अजूबा में यही एक अजूबा है जो अभी तक सुरक्षित है, नहीं तो सभी किसी न किसी तरह से नष्ट हो ही रहा है या हो गया है। ठीक है, तो ये है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, हम मुगल काल में पांडुलिपि कैसे तैयार किया जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी भी आई है। चलिए देखिए, छापा खाना के आविष्कार से पूर्व, है ना, पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। छापा खाना तो अभी हम लोगों के ज़माना में आ गया है। ठीक है, पहले तो नहीं था ना, तो पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। इस तरह हाथ से लिखी गई कला को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, चलिए मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। हम लोग को भी मालूम है मुगल साम्राज्य क्या था, एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था जहाँ एक किताब खाना विभाग भी था, जहाँ पुस्तकों को विभिन्न भाषाओं में लिखा जाता था। पर मुगल काल में पांडुलिपि, देखिए लिखा जाता था पांडुलिपि से ही। ठीक है ना, उस समय तो ये छापा खाना का आविष्कार नहीं हुआ था। देखिए तो मुगल काल में पांडुलिपि विशेष तरह से तैयार की जाती थी, कुछ इनका अलग तरीका। देखिए इसमें सर्वप्रथम कागज़ तैयार किया जाता था, मतलब पेपर तैयार कर लिया जाता था जहाँ पे लिखना होता था। इसके बाद पांडुलिपि को इकट्ठा कर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता। देखिए पांडुलिपि जैसे कि ए हुआ ना, बी हुआ, ऐसे टेक्स्ट समझ लीजिए। उसका वो अपना जो भी भाषा में, हिंदी अरबी भाषा जो फारसी में जो भी रहता होगा, जैसे क हो गया है ना, तो इस तरह से उनका डाई बना होता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे क लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको इंक में डुबा करके और पेपर पे इसे छाप देंगे। अगर मान लीजिए अकबर लिखना है तो पहले अ लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, ये छापेंगे, ऐसे लिखेंगे नहीं, छापेंगे, फिर ब छापेंगे, फिर क छापेंगे, फिर र छापेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखते थे ये लोग। ठीक है, पांडुलिपि में लिखा जाता था। उसके बाद जब लिखा जाता था तो उस पेपर पे जिल्द लगाकर उसे बांध दिया जाता था। कई बार पुस्तकों को आकर्षक बनाने के लिए सोने और चांदी का लेप भी लगाया जाता था। आई होप कि आप लोग इसको भी समझे होइएगा। चलिए थोड़ा मैं फास्ट भाग रहा हूँ, रीज़न है कि वीडियो लंबी होती है। ठीक है,
तो इस वजह से मतलब ऑडियो रिटेंशन कम होता है, व्यूज़ नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा, मुगल सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले। ठीक है, सिंचाई जिसे कृषि का आधार माना गया है ना। मुगल काल में सिंचाई के लिए नहर और कुआं का प्रयोग किया जाता था। चाहे आपसे सिंचाई व्यवस्था पूछे ना किसी भी काल के, प्राचीन में या मिडेवल में, तो आप लिखिएगा सिंचाई का जो है ना वो सिंचाई के लिए कुआं और नहर का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हमारे भारत में सिंचाई के नहर का निर्माण सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने किया, पर इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है उनको उसने किया फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि सिंचाई के लिए कुआं से पानी निकालने के लिए, है ना, सिंचाई के लिए क्या करना गया, पानी निकालना पड़ेगा, और पानी कुआं से लाया जाएगा या नहर से, है ना। तो कुआं से पानी निकालने के लिए लोग रेहट यंत्र का प्रयोग करते थे। ये रेहट यंत्र क्या होता है, तो देखिए रस्सी बांध कर, है ना, बाल्टी को बैल से कुआं में पानी निकालने के लिए कुआं से क्या करते थे, रेहट यंत्र का प्रयोग। तो रेहट में क्या, रस्सी पहले तो एक मतलब ऐसा यंत्र बनाया जाता था जिस पे रस्सी बांध दिया जाता था। ठीक है, और रस्सी बांध करके उसमें बाल्टी बांध करके और ठीक कुआं से बैल से खींच खींच कर पानी निकाला जाता था, यानी एक बहुत बड़ा बड़ा बाल्टी लगाता होगा। ठीक है ना, और फिर पानी निकालने के बाद नाला के माध्यम से पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। इस तरह से सिंचाई के कार्य किए जाते थे मुगल काल में। ठीक है, चलिए इसकी जानकारी हमें बाबरनामा से मिलती है, अकबरनामा से भी मिलती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जमींदार कौन था और मुगल काल में उनकी क्या भूमिका थी, मुगल व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका थी। तो देखिए जमींदार अर्थात ज़मीन का मालिक, जिसके पास ज़मीन है वो ज़मींदार है ना। आज भी ज़मींदार होते हैं जी, होते हैं। मुगल कालीन व्यवस्था में समाज में जमींदारों का ऊंचा स्थान था, है ना। यह प्राय ऊंचे जाति के भी होते थे। अबुल फजल के अनुसार जो जमींदार है ना वो ब्राह्मण और राजपूत जाति के होते थे, अधिकतर जमींदार। मुगल कानूनी व्यवस्था में जमींदारों की निम्नलिखित भूमिका है, देखिए क्या क्या है। देखिए जमींदार मजदूरों से ज़मीन पर दैनिक मजदूरी पर काम करवाता था, यानी डेली की मजदूरी पर काम करवाता था। देखिए उसके बाद जमींदार राजा की ओर से अपने क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों से कर भी वसूलता था। इसके अलावा जमींदार आनुवंशिक होते थे, जमींदार यानी जमींदार के पद आनुवंशिक होते थे, जिन्हें विरासत के रूप में ज़मीन मिलते थे। ठीक है, कहने का मतलब कि आनुवंशिक का मतलब आप लोग समझते हैं कि बेटा हुआ ना, उसको तो क्या होता है, ज़मीन मिल जाता था अपने पूरा मतलब पूर्वजों का ज़मीन, उसी तरह से वो मतलब हमेशा ज़मींदार ही रह जाते थे। चलिए ठीक है, सभी जमींदार अपने पास सैनिकों का एक टुकड़ी रखता था जो युद्ध के समय राजा के सहयोग के रूप में भेजता था। ये जमींदारों की मुख्य भूमिका थी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का और ये आखिरी क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, देखिए मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। या अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, क्योंकि लाइक करने से देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि जितना लाइक कमेंट आएंगे ना उतना वीडियो को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इसको पीडीएफ बनाने में आप लोग सोच सकते हैं कितना मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए देखिए मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जिसका संगठन सैन्य बल के आधार पर किया गया था। मुगल कालीन प्रशासन के बारे में जानकारी का सबसे प्रामाणिक स्रोत अबुल फजल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ आईन अकबरी है। समझ रहे हैं कि जो मुगल साम्राज्य के जो सैनिक संगठन बल था, ठीक है ना, यानी मुगल प्रशासन जो था, प्रशासन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आईन अकबरी से। मुगल प्रशासन जिसका गठन तुर्क मंगोल सिद्धांत के आधार पर किया गया था। इसमें शासन और अन्य सभी विभागों का प्रधान सम्राट स्वयं ही होते थे, लेकिन शासन की सुविधा की दृष्टि से मुगल प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रधान तो होते थे राजा, किंतु सहयोग के लिए कुछ मंत्री वगैरह भी रखते थे, किंतु वो मंत्री सिर्फ सलाह दे सकते थे, निर्णय पर पहुंचने का अधिकार सिर्फ राजा का था। ठीक है,
वैसे नाम के लिए था केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, ये 3 प्रशासन था मुगल काल में। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला आप लोग कमेंट करके बताइए, उसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। वैसे मेरा मन है 1857 की क्रांति करा दूँ, फिर आपको गांधी युग और अंग्रेज पढ़ा दूंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 1-2 चैप्टर बचते हैं, जैसे महाभारत का है ना, तो वो सब उसको भी हम लोग देख लेंगे आने वाले वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।